हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रितिका, कहाँ हो? जल्दी से मेरा लैपटॉप दे दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। जी बस आ गई। ये लीजिए आपका लैपटॉप और ध्यान से जाना, शाम को जल्दी आना। हाँ जी जल्दी आ जाऊंगा, बाय। इतना कहकर विकास अपनी बीवी रितिका के माथे पर किस करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही रितिका भी घर के कामों में लग जाती है। तभी रितिका कुछ बेकार सामान रखने के लिए स्टोर रूम में जाती है, जहां उसकी नजर विकास और तानी की सगाई की पुरानी तस्वीरों पर जाती है। रितिका उस तस्वीर को उठाकर सोचने लगती है। तानी अपनी बेस्ट फ्रेंड रितिका को अपने बॉयफ्रेंड विकास से मिलवाने के लिए रेस्टोरेंट में लाती है। तभी रितिका तानी से बोलती है, तानी यार, कहाँ है तेरा विकास, जिसके चरणों का प्रकाश अभी तक इस रेस्टोरेंट पे नहीं पड़ा? कब से वेट कर रहे हैं। अरे आते ही होंगे, थोड़ा सब्र कर ले, मैं कॉल करती हूँ उनको। इतना कहकर तानी जैसे ही विकास को कॉल करने लगती है, तभी विकास हाथों में फूलों का बुके लिए वहाँ आता है और तानी को देते हुए बोलता है, सॉरी माय स्वीट हार्ट, मैं लेट हो गया। रास्ते में कार खराब हो गई थी तो कैब बुक करके आया हूँ, सॉरी। इट्स ओके, हम भी अभी आए हैं। झूठ बोल रही है, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। रितिका कुछ भी मत बोल। विकास, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड रितिका है। हेलो रितिका। हाय, मुझे भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? बिल्कुल। इतना कहकर विकास जल्दी से वेटर को बुलाता है और ऑर्डर प्लेस करता है। रितिका को विकास पहले ही नजर में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वो नजरें भरकर उसे देखते रह जाती है। कुछ देर बाद खाना खा पी कर सब वापस जाने लगते हैं। तानी रुको, तुम्हारे लिए जो लेकर आया था वो देना ही भूल गया। ये प्लेटिनम की गले की चैन है, तुम्हें चाहिए थी ना? वाओ, ये कितनी खूबसूरत है। तुमसे कम खूबसूरत है, ध्यान से जाना। और हाँ, पहुंचकर कॉल कर देना, ठीक है? और आपसे मिलकर भी अच्छा लगा रितिका, बाय। इतना कहकर विकास वहाँ से चला जाता है। रितिका और तानी वापस अपने अपने घर आते हैं। कुछ ही दिनों में तानी के घर वाले अपनी बेटी की शादी की तारीख निकलवाते हैं। शादी की शॉपिंग और सारे छोटे मोटे फंक्शन के दौरान रितिका की मुलाकात काफी बार विकास से होती है और दिल ही दिल में रितिका विकास को चाहने लगती है। रितिका इतना सोचकर उस तस्वीर को वहीं छोड़कर स्टोर रूम से बाहर आते हुए खुद से कहती है, नहीं, जो आज तक नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा। विकास जी को कभी मेरी सच्चाई मालूम नहीं होगी। उनकी बीवी बनने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है और फाइनली वो मुझे मिल गए हैं, जो मुझे चाहिए था। रितिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास मीना आकर कहती है, अरे बहू, क्या हो गया? अकेले में कौन से भजन गा रही है? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। आप आ गई मंदिर से, चाय लेकर आऊँ आपके लिए? और साथ में मट्ठी भी ले आना। जी माँ जी, ठीक है। इतना कहकर रितिका वहाँ से रसोई में जाती है और चाय बनाकर मट्ठी के साथ मीना को परोसती है। तभी मीना बोलती है, चाय ठीक है, बाकी का खाना भी जल्दी बनाकर रेडी कर देना। तब तक मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती हूँ। घर का सारा काम अच्छे से खत्म करना बहू। जी माँ जी, आप रेस्ट कर लो, मैं सारा काम कर लूँगी। इतना कहकर रितिका घर के कामों में लग जाती है। तभी रसोई में काम करते करते रितिका का हाथ चाकू से कट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। उस खून को देखकर रितिका सोचने लगती है। रितिका के सर पर विकास को पाने का भूत सवार हो गया था। एक रात बेड पर लेटे हुए रितिका अपने फोन में विकास की फोटो देखती है और खुद से कहती है, विकास, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। जिस तरह से तुम तानी का ख्याल रखते हो, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करते हो ना, वो सब कुछ मुझे चाहिए। फिर चाहे मुझे मेरी दोस्त तानी को इस दुनिया से हमेशा के लिए रफा दफा क्यों ना करना पड़े, मैं कदम पीछे नहीं करूँगी। बस मुझे तुम्हारी पत्नी बनना है। जैसे जैसे तानी और विकास की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे रितिका का पागलपन भी बढ़ रहा था। ऐसे ही शादी के कुछ दिन पहले रितिका तानी को अपने घर बुलाती है। तभी तानी रितिका से कहती है, रितिका, क्या हुआ? तुमने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई बात है क्या? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी तानी। कहो, क्या हुआ? तानी, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं उसके प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी जल्दी से उस लड़के से हो जाए। पर क्या रितिका, बोलना। पर कोई है जो मेरे प्यार के बीच में आ रहा है। कौन है रितिका?
मुझे बता, मैं बात करूँ उससे, बोल। और कोई नहीं बल्कि मेरी दोस्त तानी तुम खुद हो। जानती हो मैं किससे प्यार करती हूँ? विकास से। और उसे पाना जिद है मेरी, इसलिए वक्त आ गया है कि तुम इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोल दो। इससे पहले कि तानी रितिका को कुछ कह पाती, रितिका एक तीखे चाकू से तानी के दिल को चीर देती है और तानी की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद रितिका उसकी लाश को घर के गार्डन में दफना देती है और तानी की कार को ड्राइव करके एक खाई तक ले जाती है और वहाँ से कार को नीचे धकेल देती है और कार ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद रितिका पुलिस को कॉल करके वहाँ बुलाती है। तानी के घर वालों और विकास को जब तानी के एक्सीडेंट की खबरें मिलती है तो सभी इस हादसे की जगह पर आते हैं। पुलिस की जांच के दौरान बॉडी ना मिलने पर तानी के केस को एक्सीडेंट और मौत बताकर फाइल बंद कर दी जाती है। रितिका जल्दी से अपने हाथ का बहता खून साफ करके पट्टी बांध लेती है और मन में सोचती है, तानी को मारने के बाद विकास से हमदर्दी दिखाने के बहाने मैं उसके करीब आई और उससे शादी कर ली। धोखे से उसकी बीवी बनी। अपनी खुशियों को पाने के लिए अगर मैंने किसी को धोखा दे दिया तो क्या हुआ? जिंदगी में अपनी खुशी को हासिल करने के लिए अगर कुछ करना पड़े तो वो गलत नहीं होता। मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक था और मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। रितिका इतना सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर विकास आकर बोलता है, तुम्हें क्या लगा था रितिका? तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। क्या पता चल गया? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यही क्या संडे है यार, आज ऑफ है ऑफिस का। मैं खामा रेडी होकर ऑफिस निकल गया, पर थोड़ी आगे जाकर मुझे याद आ गया और मैं वापस आ गया। वैसे तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? कुछ नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ जान। चलो रेडी हो जाओ, घूमी घूमी करने चले। विकास की बात सुनकर रितिका जल्दी से रेडी हो जाती है और दोनों घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। और रितिका के धोखे से बनी बीवी होने का सच किसी को पता नहीं चलता। एक बहुत ही गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन उसकी भगवान श्री राम में आस्था उसको दिल से बहुत अमीर बनाती थी। प्रतिदिन नहा धोकर माला अपने गांव के राम मंदिर जाती थी। ऐसे ही एक सुबह वो नहा धोकर अपनी पूजा की थाली तैयार करके घर से निकलते हुए अपनी माँ कविता को कहती है, माँ मैं मंदिर जा रही हूँ। बेटा जल्दी आना, तेरे पिताजी के साथ खेतों में फसल काटने जाना है। वैसे भी इस बार जमींदार ने बड़े कम पैसे दिए हैं मजदूरी के। माँ आप चिंता मत करो, मैं जल्दी पूजा खत्म करके आपको खेतों में ही मिलती हूँ। माला मंदिर के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि आज मंदिर में साफ सफाई कुछ ज्यादा है और गांव के आम लोगों को तो दूर से ही दर्शन करके जाने की सलाह है। ऐसा होने पर माला मंदिर के पुजारी जी से पूछती है, पुजारी जी ये आज मंदिर में कोई खास कार्यक्रम है क्या? लोगों को भगवान के पास क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? आज जमींदार खड़क सिंह का परिवार एक खास पूजा के लिए मंदिर आने वाला है, इसीलिए। और वैसे भी बड़े लोग मंदिर में आते हैं तो ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान पर और उनको भीड़ नहीं पसंद होती, तो इसीलिए बाकी लोगों को बाहर से ही दर्शन करने की इजाजत है। गरीब और अमीर की भक्ति में इतना अंतर है पुजारी जी। भगवान तो उनकी सुनते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं। फिर इसमें बड़े छोटे होने का क्या ही महत्व है? भगवान सबकी सुनते तो सब अमीर होते। अब जा जल्दी यहाँ से, और वो लोग आते ही होंगे। पुजारी जी माला को जाने की सलाह देकर मंदिर में अंदर आ जाते हैं। तभी जमींदार खड़क सिंह अपने बेटे माधव और पत्नी सुलोचना के साथ मंदिर आता है और एक बड़ी सी पूजा करके भगवान की मूर्ति पर सोने के जेवर चढ़ाता है। उसी समय माला भी अंदर आकर भगवान की पूजा करके उन पर अपने हाथों से बनाई फूलों की माला चढ़ा रही होती है। अपनी पूजा के बीच गांव की साधारण लड़की को पूजा करते देखकर खड़क सिंह बोलता है, ये क्या लड़की, तुझे मेरे सोने की माला नहीं दिखी भगवान के गले में, जो तूने इस सस्ते से फूलों की माला भगवान पे चढ़ा दी? माला सस्ती है जमींदार साहब, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है और सच्चे मन से अगर भगवान को एक फूल भी चढ़ाओ ना तो भगवान खुश हो जाते हैं। उनको खुश करने के लिए महंगे आभूषणों का लालच देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ए लड़की, तू कहना क्या चाहती है? हम भगवान को लालच दे रहे हैं? अरे हमारे पास सब है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है जो उसके लिए हमें भगवान को लालच देना पड़े। अगर आपके पास सभी चीजें हैं
तो आपको इन जेवरात की जगह भोज करवा देना चाहिए था, जिससे कई गरीबों का पेट भरता। अच्छा, चलती हूँ मैं। जय श्री राम। माला इतना बोलकर अपनी पूजा खत्म करती है और अपनी माँ और पिताजी के पास खेतों में काम करवाने निकल जाती है और वहाँ जाकर वो सड़ी धूप में फसल काटती है। शाम को जब फसल काटने के बाद माला के पिताजी अपना वेतन लेने जमींदार के पास जाते हैं, तो वो उनको बहुत ही कम पैसे देता है। घर आकर इस बात का पता चलने पर माला की माँ रोने लगती है। ये देखकर माला उसे बोलती है, माँ, रोने की जरूरत नहीं है। भगवान पर यकीन रखो, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और मुझे मेरी भक्ति पर पूरा भरोसा है। राम जी ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बेटा, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, तुझे तेरी भक्ति का अच्छा फल मिले। माला अपनी माँ को हौसला देकर शाम के खाने की तैयारी करती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जमींदार खड़क सिंह गांव में भोज करवाता है। पूरा गांव उसमें शामिल होता है। माला और उसका परिवार भी उसी भोज में शामिल होकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सुलोचना की नजर माला पर पड़ती है और वो उसके पास आकर बोलती है, अच्छे से खाना लड़की, क्योंकि भगवान हमारी भक्ति से इतने प्रसन्न है कि उन्होंने हमें देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं। जरूर जमींदारनी जी, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो आपको देने वालों में ही रखे। और आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस भोज के लिए। आज आपकी वजह से कई गरीबों का पेट भरने जा रहा है। सुलोचना अपनी भक्ति और अमीरी का घमंड दिखाकर चली जाती है। वहीं भोज का खाना मिलने पर माला उसे खाने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि एक भिखारन को उस भोज में आने नहीं दिया जा रहा। ये देखकर वो अपनी खाने की थाल ले जाकर उस औरत को देती है, जिस पर वो औरत बोलती है, बेटी, ये क्या, तुमने अपनी थाल मुझे क्यों दी? मैं तो आखिरी में बचा कुचा कुछ भी खा लेती। नहीं काकी, आपको बचा कुचा खाने की जरूरत नहीं है। मेरे राम जी ने सिखाया है, हमें किसी जरूरतमंद की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इस भोजन की जरूरत मुझसे कहीं ज्यादा आपको है, इसलिए आप खाइए। माला को अपना खाना एक बूढ़ी भिखारन को देता देखकर वहाँ लोग उसको दोबारा खाना देने से मना कर देते हैं, लेकिन उसको इस बात का कोई दुख नहीं होता। ऐसे ही रोजाना माला अपनी सुबह की शुरुआत मंदिर में अपने भगवान श्री राम के चरणों में करती। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और राम नवमी आने वाली होती है। माला मंदिर के पुजारी जी से पूजा की सारी विधियां जानकर पूरे 9 दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करती है। तो वहीं जमींदार की पत्नी भी व्रत करती है, लेकिन पूरे दिन में कभी फलाहार तो कभी जूस पीकर वो अपनी भूख को शांत कर लेती। ये देखकर सुलोचना का बेटा माधव बोलता है, माँ, जहाँ तक मुझे पता है इस व्रत में तो केवल एक बार फलाहार करते हैं, वो भी थोड़ा सा। लेकिन यहाँ आप तो सुबह से कुछ न कुछ खा ही रही हो। बेटा, भक्ति भाव मन में होना चाहिए। वैसे भी भगवान ये नहीं चाहते कि उनके भक्त भूखे रहें। और मैं फलों का जूस पीती हूँ, ये व्रत में पी सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ बेटा, और सुनो, कल रामनवमी है, तो सुबह मंदिर जाकर यज्ञ व दान पुण्य करके हमें अपना व्रत खोलना है, इसलिए समय पर तैयार हो जाना। अगले दिन रामनवमी के अवसर पर एक महायज्ञ होने वाला था। उससे पहले माला अपने 9 दिन के कठिन व्रत को पूरा करके मंदिर आकर पूजा पाठ करती है, लेकिन पूरे 9 दिन अन्न त्यागने के कारण वो कमजोरी से बेहोश हो जाती है। तभी जमींदार की पत्नी और बेटा मंदिर आते हैं, जहां माला को बेहोश देखकर माधव पुजारी जी से पूछता है, पुजारी जी, ये क्या हुआ इनको? बेटा, इस बालिका ने पूरे 9 दिन के व्रत पूरी विधि विधान से पूरे किए, बिना किसी फलाहार के, इसीलिए कमजोरी से बेहोश हो गई। आप चिंता न करें, यहाँ लोग हैं उसके लिए। आप पूजा करके यज्ञ की ओर बढ़े। आपको और आपकी माताजी को ही ये यज्ञ करना है। जी जी पुजारी जी, हम अभी आते हैं। माला अपनी बेहोशी से उठकर वहीं भगवान श्री राम की मूर्ति के पास हाथ जोड़कर बैठी होती है, तो सुलोचना पूजा करके यज्ञ की तरफ बढ़ रही होती है। तभी माधव
उसे रोकते हुए बोलता है। माँ, मुझे लगता है कि इस यज्ञ को करने का हकदार वही है जिसकी भक्ति में शक्ति है, जिसकी श्रद्धा में कोई मिलावट नहीं है। इसीलिए आप नहीं बल्कि ये लड़की माला इस यज्ञ को करेगी। ये क्या कह रहे हो तुम माधव? एक गरीब लड़की इतने बड़े यज्ञ को करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। इस यज्ञ की सारी तैयारियां हमने करवाई है। माँ, भगवान आपके पैसे और आपकी तैयारियों से प्रसन्न नहीं होते, ना ही भोज के दिखावे से होते हैं। दिल में उनके लिए आस्था, सच्चा भक्ति भाव होना भी जरूरी है। आपने भगवान की भक्ति करी है, लेकिन सच्ची भक्ति इस लड़की ने करी है। इसीलिए इस यज्ञ का फल तभी मिलेगा जब इसको ऐसे इंसान के हाथों संपन्न करवाया जाए जिसका भगवान में अटूट विश्वास हो। माधव बेटा बिल्कुल सत्य कह रहा है जमींदारनी जी। माला की राम भक्ति से पूरा गांव अवगत है। इस कन्या ने अपने हालातों को सुधारने के लिए कभी भक्ति नहीं की, इसने बस निस्वार्थ भाव से प्रभु का ध्यान किया है। पुजारी जी के इतना बोलने के बाद माधव माला को संभालते हुए उठाता है और उसको यज्ञ के स्थान पर बैठाकर बोलता है। अपने इस यज्ञ में तुम इस पूरे गांव की सुख और समृद्धि की कामना करना, क्योंकि भगवान राम तुम्हारी अवश्य सुनेंगे और फिर गांव में ये अमीर गरीब वाली रेखा मिट जाएगी। माधव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने बड़े यज्ञ में शामिल होकर अपनी पूजा को पूर्ण करने का मौका दिया। राम जी आपको हर वो चीज दे जिसके आप हकदार हैं। इसके बाद पुजारी जी यज्ञ का श्री गणेश करते हैं और पूरे गांव की मौजूदगी में माला अपनी भक्ति का फल पाकर इस यज्ञ में अहम भूमिका निभाती है। माथे पर पसीना, खुली आंखें, चारों तरफ अंधेरा, डर से कांपता हुआ बेड पर बैठा अंकुल सिर्फ एक ही बात कहता है, तो तुम सामने मत आना, चली जाओ यहाँ से। आखिर ये लड़का कौन था? वो इतना डरा हुआ क्यों था? वो किसे सामने आने से मना कर रहा था? इन सारे सवालों के जवाब के लिए चलिए कहानी को अच्छे से जानते हैं। तृप्ति और अंकुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, साथ ही अच्छे दोस्त भी थे। एक ही हॉस्टल में अपने दोस्त चंचल और प्रियांशु के साथ रहते थे। इस वजह से वो ज्यादातर समय साथ ही रहते। समय बीतता है। एक दिन सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, तृप्ति तू कितना व्हाट्सएप यूज करती है? इतना फोन यूज करेगी तो पागल हो जाएगी। क्यों? कोई फोन यूज करने से पागल होता है क्या? तू तो जानती है मैं 1 मिनट भी बिना व्हाट्सएप यूज किए नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपना फोन तो कभी भी लॉक नहीं करती। उसको क्या बता रही है? ये बात तो हम सबको ही पता है, और सबसे ज्यादा तेरे बॉयफ्रेंड अंकुर को। बेचारा गर्लफ्रेंड बनाने चला था, व्हाट्सएप वाली चुड़ैल मिल गई उसे। क्या बोला मोटे? तूने मुझे चुड़ैल? अगर मैं चुड़ैल होती ना तो सबसे पहले तुझे ही डरा कर मार डालती, तब तुझे पता चलता कौन होती है चुड़ैल। चुड़ैल नहीं, व्हाट्सएप वाली चुड़ैल। रुक जा मोटे, आज तो नहीं बचेगा। अरे यार बंद करो बच्चों की तरह लड़ना। तृप्ति छोड़ो इसको। थैंक यू यार, तूने बचा लिया इस चुड़ैल से। शट अप प्रियांशु, बिहेव योरसेल्फ। यार अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं बोल रहा है। मैं सबको बोल रहा हूँ। अंकुल सही कह रहा है, तुम दोनों हमेशा ऐसे क्यों लड़ते रहते हो? लास्ट ईयर का एग्जाम है, पढ़ लो यार। ओके, फिर अभी हम सब अपने रूम में जाकर पढ़ाई करते हैं। कुछ देर बाद सारे फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी करने लगते हैं। तृप्ति अपने फोन में व्हाट्सएप चलाने लगती है। कुछ समय बाद सभी लोग सो जाते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ जहाँ सब कॉलेज के लिए रेडी खड़े होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तृप्ति आराम से सो रही होती है। तभी अंकुल उसे उठाते हुए बोलता है, जरूर रात में भी फोन यूज कर रही होगी, तभी तुम्हारी आंख नहीं खुली। अंकुल यू आर राइट, कल ये मैडम रात के 3 बजे तक फोन में लगी थी। ये सही नहीं है यार। ओके फाइन, तुम सब कॉलेज चलो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। तृप्ति के कहने पर सभी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद तृप्ति भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो बड़े ही मजे से व्हाट्सएप यूज करते हुए चल रही होती है। जैसे ही वो कॉलेज के बाहर पहुंचकर रोड क्रॉस करती है, तभी एक गाड़ी तेजी से उसे कुचल देती है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है, जिस वजह से वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। तभी उसके दोस्त भी वहाँ आते हैं। तृप्ति की ऐसी हालत देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ देर से आने के कारण वो मर जाती है। ये हादसा उसके सभी दोस्तों को तोड़ देता है। समय बीतता है। एक दिन प्रियांशु रात के 12 बजे हॉस्टल की छत पर व्हाट्सएप चला रहा होता है। तभी उसके फोन से डरावनी सी आवाज आती है।
जिसे सुनकर उसके पसीने छूट जाते हैं। कौन है? किसकी आवाज है ये? क्या हुआ मोटे, डर गया क्या? ये आवाज तेरे व्हाट्सएप से आ रही है। तुम कौन हो? क्या मजाक है ये? मोटे, मैं तेरी चुड़ैल दोस्त हूँ। तू मुझे बहुत चुड़ैल बोलता था, अब मैं मरकर चुड़ैल बन गई हूँ। मुझे पता है कोई चुड़ैल नहीं होती। कौन है जो मुझे डरा रहा है? सामने आओ। प्रियांशु के इतना कहते ही तृप्ति की आत्मा व्हाट्सएप से निकलकर सामने आ जाती है और तृप्ति का भयानक चुड़ैल रूप देखकर प्रियांशु डरते हुए अपने कदम पीछे खींच लेता है। जितना वो अपने कदम पीछे खींचता उतना ही चुड़ैल उसके पास आती। आखिर में डर के मारे चिल्लाते हुए वो छत से कूद जाता है, जिसकी आवाज सुनकर पूरा हॉस्टल इकट्ठा हो जाता है। और तभी चंचल अंकुल भी वहाँ आते हैं और प्रियांशु की लाश देखकर दुखी व हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है। अंकुल और चंचल अभी एक दोस्त को खोने के दुख से बाहर नहीं आ पाए थे, तभी दूसरे दोस्त की मौत ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद चंचल रात के 2 बजे अपने कमरे में बैठी पढ़ रही होती है। तभी उसे व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वो व्हाट्सएप ओपन करती है उसे एक भयानक सी तस्वीर नजर आती है। ये क्या है? न कोई नाम न कोई नंबर, सिर्फ पिक। कैसा मजाक है ये? मजाक नहीं है ये, मैं तेरी दोस्त तृप्ति हूँ। वो तो मर चुकी है। कौन है जो ये मजाक कर रहा है? मजाक नहीं, मैं अब चुड़ैल बन गई हूँ। मरते टाइम तुमने मुझसे बात नहीं करी थी ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। चलो मेरे साथ, मैं अपने सभी दोस्तों को अपने साथ ले जाऊंगी। पहले प्रियांशु, अब जो भी मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड्स होंगे वो सब मरेंगे। कौन हो तुम? सामने आओ। ठीक है, तुम मुझे सामने से देखना चाहती हो तो मैं आ जाती हूँ। चंचल के कहने पर चुड़ैल जैसे ही उसके सामने आती है, उसका भयानक रूप देखकर वो डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, जिसे देखकर चंचल बोलती है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुमने ही तो मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आई हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया। चले जाओ यहाँ से, तुम बहुत भयानक हो। क्या हुआ? तुम ही लोग तो मुझे चुड़ैल बोलते थे। आज जब मैं चुड़ैल बन गई हूँ तो मेरे पास नहीं आ रहे हो? मेरे पास आओ। चुड़ैल की बात सुनकर चंचल जैसे ही भागने की कोशिश करती है, तभी वो उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और चुड़ैल को इतने करीब देखकर चंचल उसका डरावना भयानक रूप बर्दाश्त नहीं कर पाती और सदमे से ही मर जाती है। अगले दिन सुबह फिर से सभी एक और लाश देखकर दंग रह जाते हैं। ना कोई निशान, ना खून। उसके बाद से मानो मौत का तांडव शुरू हो जाता है। आए दिन किसी न किसी की मौत, और अपनी गर्लफ्रेंड और दोनों दोस्तों को खोने के बाद अंकुल की हिम्मत नहीं थी कि अब वो यहाँ और रुक पाता। इसीलिए एग्जाम्स खत्म होते ही वो कानपुर से दिल्ली अपने घर वापस आ जाता है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तभी अचानक रात के 2 बजे उसकी आँख खुलती है और वो डरते हुए बोलता है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? हो कौन तुम? और ये इतनी सारी भयानक डरावनी फोटो कैसे आ रही है मेरे फोन में? क्या है ये सब? अंकुल, मैं तुम्हारी तृप्ति हूँ। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें भी लेने आई हूँ। तुम्हें भी मतलब? और किसको ले गई हो अपने साथ? अपने सारे व्हाट्सएप फ्रेंड्स को, प्रियांशु, चंचल और भी बहुत सारे। और अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो गए हैं, इसलिए अब मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। और तुम तो मेरा प्यार हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? चली जाओ यहाँ से। तुम अब एक भयानक जान लेने वाली व्हाट्सएप चुड़ैल के अलावा और कुछ नहीं हो। मेरे सामने मत आना। अंकुल व्हाट्सएप चुड़ैल से बहस कर ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग होता है, जिसमें भक्ति सॉन्ग लगा था। भजन चालू होते ही चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अंकुल घर से बाहर निकलकर पार्क में एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा तांत्रिक आकर अंकुल को देखकर बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। तांत्रिक के बार बार पूछने पर अंकुल उसे सारी घटना बताता है, जिस पर तांत्रिक बोलता है, तुम एक बार तो बच गए, लेकिन तुम्हें अपनी और अपने साथ
और लोगों की जान बचाने के लिए उस चुड़ैल की आत्मा को शांति देनी होगी जहाँ उसकी मौत हुई है। जरूर उसकी कोई निशानी अभी भी वहाँ है जिसने उसे इस दुनिया में बांध रखा है। उसे खत्म करना होगा, जिसके लिए हमें वहाँ जाना होगा। तांत्रिक की बात सुनकर अंकुल वहाँ से जाने को तैयार हो जाता है और दोनों कानपुर के लिए निकल जाते हैं। चुड़ैल दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तांत्रिक अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को रोकने में सफल हो जाता है और कुछ समय बाद दोनों उस जगह पर जाकर ढूंढना शुरू करते हैं। तभी उन्हें वहाँ रोड से कुछ दूरी पर उस चुड़ैल का फोन पड़ा हुआ मिलता है, जिसे लेकर वो लोग मंदिर के अंदर जाते हैं और वो तांत्रिक अपने मंत्रों से एक आग का गोला तैयार करता है और उस फोन को उसी आग में डालकर भस्म कर देता है, जिसके जलते ही व्हाट्सएप वाली चुड़ैल को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और तांत्रिक के जरिए अंकुल अपनी और अपने साथ कई लोगों की जानें बचाने में भी सफल होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।